हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को देखेंगे। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन ये है जो कि सब्जेक्टिव है और 15 और 16 यानी कि 15 और 16 ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 1 to 13 क्वेश्चन का सोल्यूशन इसके पहले वाले लेक्चर्स में अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है तो पहले इसको लिखते हैं। लेट डिटरमिनेंट, इसका नाम दे देते हैं लाइक दिस। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ये हो जाएगा सी ए सी बी और ये सी स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से स्टेप लेना है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस को अगर आप पहले से नहीं बनाए हैं तो आपके दिमाग में कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक ना। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आप पहली बार देखेंगे और उसको आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो बन भी जाएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप एक बात का ध्यान दीजिए, हम लोग लाना क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देख रहे हैं कि कैसे भी जोड़ घटाव करेंगे तो इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आने वाला नहीं है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 1 है। अब आप इसमें डायगोनल के एलिमेंट को तो जोड़ते नहीं है, आप तो जोड़ते हैं R1 R2 R3 को या C1 C2 और C3 को, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये बात ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस R1 से A कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी A कॉमन हो जाएगा, यहां से भी A कॉमन हो जाएगा। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहां से तो A कॉमन हो जाएगा लेकिन यहां से A कॉमन नहीं हो पाएगा। तो जिससे A कॉमन नहीं हो पाता है उसके बटा में चला जाता है, यानी 1/A हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही आप इससे B कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही आप इससे C कॉमन ले सकते हैं, यानी R1 R2 R3 से A B C कॉमन ले लीजिए, या फिर आप ऐसे काम कर सकते हैं, आप C1 से A कॉमन लीजिए, C2 से B कॉमन लीजिए और C3 से C कॉमन लीजिए। ये दोनों में कोई काम कर सकते हैं, रो से कॉमन या फिर कॉलम से। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखेंगे टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B from R2 and C from R3। तो क्या मिलेगा, we get what we get, then we get डिटरमिनेंट इक्वल टू A B C तो कॉमन आ चुका है। ध्यान दीजिए A फ्रॉम R1 से A कॉमन लिया गया, तो ये बताइए यहां से A तो कॉमन आ सकता है तो क्या बचेगा, A बचेगा प्लस, लेकिन जब आप इस पूरे में से A कॉमन लेंगे तो यहां से A स्क्वायर है तो A बचेगा, इसके पास तो A है ही नहीं तो यहां बचेगा 1/A आएगा ना। फिर यहां से A कॉमन लेंगे तो B, यहां से A कॉमन लेंगे तो C, ऐसे ही आप इससे B कॉमन लीजिए तो यहां B है तो A बचेगा, यहां B स्क्वायर है तो B बचेगा और 1 है तो 1/B, यहां BC है तो C। ऐसे ही इससे आप C कॉमन लेंगे तो A बचेगा, यहाँ क्या बचेगा B और यहाँ पर C प्लस 1/C। इतना समझ में आ रहा है। अब ये बात ध्यान दीजिए, हम लोग को ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम रो से कॉमन ले रहे हैं तो जो कॉमन लिए हैं उसी से कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोले, रो से कॉमन लेंगे तो कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर काम किए हैं, रो से कॉमन लिए हैं तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, कॉलम में। कैसे, यहाँ देखिए C1 में A से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ही आप C1 में A से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या होगा A स्क्वायर प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा A से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा। इसमें A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर, इसमें A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी A स्क्वायर होगा ना ऐसे। फिर इसमें क्या करेंगे, C2 में B से मल्टीप्लाई कीजिए, तो B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा B स्क्वायर
प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा बी स्क्वायर। C3 में C से तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? क्या किए ये कि R1 R2 R3 से ABC कॉमन लिए, उसके बाद हम लोग C1 C2 C3 में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक ना? हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि C1 C2 C3 से कॉमन लेते तो R1 R2 R3 में मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, जो हम लोग को प्रूव करना है वो अब आसानी से दिख रहा है। देखिए तो क्या प्रूव करना है हम लोग को, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम लोग यहां से C1 C2 और C3 को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? तो लिखते हैं अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 वी गेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ध्यान देंगे C1 C2 C3 को जोड़ने का मतलब क्या कि इसके स्थान पर इसको और इसको जोड़ के लिखिए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही जब इसको भी जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ऐसे ही जब आप इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा ऐसे। तो ये रहा C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई करने के बाद आया, लेकिन C2 और C3 जैसे है वैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या है? ये है बी स्क्वायर प्लस 1 और ये भी हो गया बी स्क्वायर, जैसे है वैसे लिख दिए। इसको भी सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है इतना? अब बताइए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? तो जो हम लोग को प्रूव करना है वही दिख गया। तो लिखते हैं टेकिंग कॉमन कितना कॉमन लेना है? तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम किससे कॉमन ले रहा है? C1 से। तो C1 व्हाट वी गेट? देन वी गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1 आएगा ना ऐसे। यहां आएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के C1 का सभी एलिमेंट्स 1 1 1 है, और जैसे ही 1 1 1 दिखा हम लोग तो खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? क्योंकि दो जगह आसानी से जीरो हम लोग बना सकते हैं। तो बनाते हैं दो जगह जीरो, लिखेंगे अप्लाइंग R1। देखिए इसका जगह जीरो बनाना है, इस R1 के फर्स्ट एलिमेंट को, इसको, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। इसके जगह जीरो बनना है तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे आएगा। अब ये बताइए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो। अब इसमें से इसको घटाएंगे, ध्यान दीजिए बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 1 ऐसे ना, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे आएगा। कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? -1। तो ये आ गया -1 और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? -1 और ये 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, यानी एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग क्या कर देते हैं? एक्सपेंड। तो क्या मिलेगा हम लोग को? वो आप यहां देखिए, मिल जाएगा यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां देखिए ये 0 देगा, इसको छोड़ देंगे, ये भी 0 देगा, इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन ये तो वैल्यू देगा। तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़िए तो ये बचता है -1 0 0 -1 ऐसे ही रहेगा। तो क्या आएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू, इधर मल्टीप्लाई करें तो 1 -0 और ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दिस इज प्रूव्ड। सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर
14 और इसमें लास्ट जो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद ये वीडियो हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या कहता है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 3/3 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू व्हाट। ठीक है ना। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं या ये भी कह सकते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर के डिटर्मिनेंट के इंटू ए का डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो क्या होता है फॉर्मूला, के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये के तो समझ में आ रहा है, ए भी समझ में आ रहा है, n क्या है, तो n है कि ए कितने ऑर्डर का है, तो a n ऑर्डर का है इस फॉर्मूले में, है ना। अगर a 2/2 ऑर्डर का होगा तो n का मान 2 कर देंगे, 4/4 का होगा तो 4 कर देंगे, तो यहां पर कितने बाई कितने का है, 3/3 का है, तो इस n के साथ क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो k का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इस तरीके से अपन क्या हो जाएगा c। सही है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इसमें से कौन करेक्ट है। तो इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा याद ये दिलाएंगे कि जब डिटर्मिनेंट का लेक्चर शुरू किया गया था तो फर्स्ट ही लेक्चर में इनके डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो क्या बताया गया था कि डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी एक वैल्यू होता है। तो इसमें देखिए क्या है, करेक्ट डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं होता। यहां करेक्ट डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। इसमें करेक्ट डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, इतना बात तो सही है। लेकिन अब ये जो कह रहा है ना एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स से संबंधित है, तो ये तो बात गलत हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड होना चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो गया गलत। क्यों गलत, क्योंकि ये मैट्रिक्स बोल रहा है, यहीं पर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देगा तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब ये समझिए, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, और यही जाकर के सही स्टेटमेंट हुआ क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है लेकिन किससे संबंधित, स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित। तो ये 16 का सी ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग खत्म किए चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को, जो कि बेस्ड था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट पर। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि एक एक बातों को क्लियर करके बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है सब बातों का ध्यान रखते हुए इस लेक्चर को, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन को कंप्लीट किया गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक अवश्य दें, जो भी आपका फीडबैक है। यदि आपका कोई सुझाव हो तो भी आप अवश्य दें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो फायदा ये होगा आपको कि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपका समय से पढ़ाई चलता रहेगा। ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को भी एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।